Friends, welcome to all of you in our study channel, San Physics Classes and I am अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सब हम अपना वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर शुरू किए हैं, जिसमें हमने 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख भी सकते हैं। जिसमें से पहले में हमने वर्क के बारे में, दूसरे में फिर वर्क के इंटरेस्ट क्वेश्चंस, थर्ड में फिर काइनेटिक एनर्जी और फोर्थ में हमने पोटेंशियल एनर्जी तक अपना कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और आज जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 05 है और आज इसमें हम 2-3 टॉपिक कवर करके अपन सारा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद फिर केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही जो है वो बचेंगे। तो जैसा कि अभी अगर आप अपना सिलेबस चेक करें तो सिलेबस में आपके अभी 2-3 टॉपिक बचे होंगे, जिसमें से पहला आपका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ किसका? एनर्जी का। और उसके बाद फिर हमारा अपना पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आज हम कंप्लीट कर देंगे, जो कि हमारा क्या है? शक्ति। अब इसके बाद हमारा केवल एक टॉपिक आज के बाद वाले वीडियो में कॉन्सेप्ट की तरह, कॉन्सेप्ट क्या है वो भी क्वेश्चन ही है के हिसाब से, तो उसमें आपके पावर्स के इंटरेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, या हो सकता है एक्सरसाइज के ही साथ जो है वो उसको कवर करें। ठीक, तो आज हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ देनी है और उसके साथ साथ पावर पढ़ देना है। और हो सकता है अगर बहुत लंबी वीडियो अगर ना बन गई तो हो सकता है कि इंटरेस्ट क्वेश्चन भी जो है वो इसी वीडियो में कवर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? आप इससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन इतने का मतलब आप जो है वो समझ सकते होंगे। और उसके बाद अगर एनर्जी लगी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वहाँ पर मोमेंटम का किए थे तो यहाँ पर आप किसका कर देंगे? एनर्जी का कर देंगे। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सबसे पहले इसका स्टेटमेंट नोट करिए, फिर समझाते हैं पूरा। जब हो जाएगा तो आपका समझ में सारी बातें जो हैं वो अपने आप ही आ जाएंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज क्या होती है? कांस्टेंट। यही इसका छोटा सा एक स्टेटमेंट है, इसके अलावा ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। क्या है कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज क्या होती है? कांस्टेंट। अब देखिए आइसो, इसमें 2-3 चीज़ें आई हैं नई नई। ये सबसे पहले क्या है? एनर्जी है तो आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद क्या आया? आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक चीज़ नई है। और उसके बाद कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो कभी बदले ना, हमेशा एक ही रहे। ठीक, तो कंजर्वेशन समझाने के लिए हमने आपको कई बार बताया है कि जैसे होता क्या है इसमें, जैसे मानिए हमारा टोटल मार्क नंबर कितना है? 5 नंबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 + 3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 1, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 + 5। कुछ भी करके कोई भी जाके होना क्या है कि हमारा जो रिजल्टेंट जो आएगा वो कितना आएगा? 5। उसके पार्ट्स जो हैं वो बारी बारी बदल भी सकते हैं। ठीक, तो यही इसका मतलब कुल मिला के कंजर्वेशन का होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि टोटल एनर्जी जो है, यहाँ पर एनर्जी के बदले अगर आप टोटल एनर्जी देख रहे हैं फिर भी आपका ये ज़्यादा सही बन जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि जो भी है वो बाहरी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब कि जैसे जिस समय हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किए और जब हम अपना एक्सपेरिमेंट ख़त्म करते हैं तो दोनों के बीच में उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। जैसी अवस्था शुरुआत में थी वैसी अवस्था ही किसमें रहेगी? बाद में भी रहेगी। तो यही होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपका कोई रूम है, उस रूम में जैसी अवस्थाएं पहले थी उस वैसी अवस्थाएं आपका एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद भी हैं, तो उसी कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्लास 11th में आप जाएंगे तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ाया जाएगा। तो सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि गिलास के अंदर पानी रखा हुआ है, तो उसमें जो पानी रखा हुआ है गिलास के अंदर वो आपका क्या है? सिस्टम। और गिलास के बाहर जो भी एयर्स हैं, जो भी जितने भी
मतलब मटेरियल्स हैं वो सारे किस में आते हैं, सराउंडिंग में। तो बाहर की बातें हैं। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम आपको समझना था। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा, जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा। कांस्टेंट का मतलब ये बता दिए कि सम उसका जो है या रिजल्टेंट जो है वो सेम आएगा, छोटी छोटी वैल्यू जो है वो बदल सकती है। अब इसका फार्मूला अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। एक ये आप लिख सकते हैं। दूसरा आप इसे पे लिख सकते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है कि हाफ एम वी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। इसी में जब हम ऐड कर दें क्या, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तब हमारा रिजल्टेंट जो आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। देखिए कांस्टेंट आने का मतलब क्या है, तो वही बताया ना, उसका रिजल्टेंट जो है वो हमेशा सेम ही आएगा, उसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। जैसे आप मानिए कि आपने पहले ये वाली एनर्जी निकाली, ये वाली एनर्जी निकाली, दोनों का सम की कुछ वैल्यू जो है वो मानिए आ गई। थोड़ी देर बाद अगर आप उसमें हल्का सा चेंज भी कर दें, चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि शुरुआत में ऑब्जेक्ट हमारे स्टेट पोजीशन में थी, रुकी हुई थी, थोड़े टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट चलने लगी तो मोशन में आ गई। अब मोशन में आते आते क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी। तो थोड़ा सा भी अगर मोशन हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये वाली एनर्जी हमारी जो कि काइनेटिक एनर्जी है, ये हल्का सा बढ़ जाएगी, और mgh वो जितना बढ़ेगी ये वाली उतना ही ये क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और फिर जब आप फाइनल पोजीशन जब बिल्कुल स्पीड पकड़ देगी तब ये एनर्जी कंप्लीट हो जाएगी, ये बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर जब बिल्कुल रुक जाएगी तो ये एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। कुल मिला के होना क्या है कि दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट ही आना है, उसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं होगा। तो उसमें आपके इतना ही है। और एक चीज़ और बताना है कि यहाँ पर जो ये टोटल एनर्जी लिखे हैं, ये हमने शायद आपको अभी तक नहीं बताया है, इसे कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एक पार्ट होता है, ये हमने आपको बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी होता क्या था, ये शायद बताए हैं या नहीं बताए हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हुई, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो यही इतना आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में है, इसमें कोई आपका डेरिवेशन नहीं है, बट और भाई आपको समझना है कौन सी चीज़ें क्या हैं। और ये इसका आपका फार्मूला है, ये मैकेनिकल एनर्जी टोटल को कहीं तब जब पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब ऐड कर दिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इन्हें दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा तब हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट आएगी, और उसी एनर्जी को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कुल मिला के इतना ही है। इसमें लिखा आपका लगभग आधे पेज का है, लेकिन उसमें केवल समझाया गया है आप लोगों को, बाकी जितना मेन कॉन्सेप्ट था वो हमने बता दिया। इसमें एक लाइन और लिखी हुई है कि द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी द सेम एट ऑल पॉइंट्स। वही बताया ना कि जैसे यहाँ पर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आगे धीरे धीरे स्टेट पोजीशन से, तो जब रुकी हुई थी तो ये कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी क्योंकि ये किससे मिलती है, पोजीशन से। और जब धीरे धीरे स्पीड में आने लगेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। धीरे 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 करके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, बट वो मिनिमम हो जाएगी, लेकिन उसका सम जो है वो कितना रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक, तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको कुल मिलाकर यही इतना है, अगर इतना आप समझ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपसे एग्जाम में मुझे नहीं लगता कुछ पूछा जाएगा, बट हो सकता है 4 नंबर में यही चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं। इसी का स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला लिख के भी पूछ सकता है, तो यही सब है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एनर्जी का टोटल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एनर्जी में कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि बचा है तो वो आप हमें कमेंट में करिए, कमेंट करके बताइए,
हम उसे सॉल्व करने की, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब हम अपना इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जो कि क्या है, पावर। चैप्टर का नाम क्या है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क हमने पहले दूसरे वीडियो में कवर कर दिया है, एनर्जी सेकंड थर्ड, और आज का थर्ड फोर्थ, और आज का ये आधा फिफ्थ लेक्चर में, इसमें इतने में हमने अपना पावर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है। और फिर अब इसके बाद तो आज हम अपना पावर शुरू करने जा रहे हैं। तो पावर में बिल्कुल थोड़ा सा टॉपिक है, यही बता देंगे आज ही, और इसी लेक्चर में ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, अब पावर की डेफिनेशन आप सबसे पहले नोट करिए कि क्या है कि पावर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाएगा, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, चाहे आप ये देखिए या फिर इसी में आप और कह के देख सकते हैं कि क्या देख सकते हैं कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये वाली डेफिनेशन तो बिल्कुल वही सेम है जो हमने एनर्जी में लिखा हुआ है। एनर्जी में हमने क्या लिखवाया है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेन शब्द जो है एनर्जी और इसमें पावर में डिफरेंस का, वो क्या है हमारा रेट। रेट की हिंदी क्या होती है, दर। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति, या फिर एनर्जी के ट्रांसफर के रेट को, इसमें भी रेट है उसमें भी रेट है, को हम क्या कहते हैं, पावर। अब देखिए फार्मूला नोट करके फिर आगे बताते हैं। तो फार्मूला इसका होता है कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, और ये फिर इसके बराबर हो जाएगा किसके, डेल्टा एनर्जी। ये ऐसे ट्रायंगल की तरह बनाया जाएगा कुछ, जिसे पढ़ा जाता है डेल्टा, DELTA, डेल्टा पढ़ा जाता है इसको, अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक, तो पावर में क्या हुआ कि वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखिए, अब समझाते हैं। कहीं पर भी जब कोई सब कहीं रेट लिखा हो, तो रेट का मतलब 99% में यही होता है, फिलहाल फिजिक्स में, जहाँ पर मोशन जैसे कुछ बातें आ जाएं, कि रेट का मतलब होता है कि उसमें डिवाइड कैसे कर देना है टाइम से। बस हमेशा अगर आप कहीं भी अगर आप रेट शब्द देखें तो आप ये समझ जाइए कि इसमें क्या है कि टाइम से डिवाइड किया गया है 99% केसेस में। कुछ जगह पर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर जगह पर यही होता है। तो क्या है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर डेल्टा एनर्जी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, अपॉन टाइम को जब हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पावर। ठीक, तो अब देखिए समझा दें कि पावर क्या है, कि जैसे कोई कार्य जो किया जा रहा है उसको हम कर पाएंगे या नहीं, ये हमें किससे पता चलता है, एनर्जी से। वो कार्य क्या है, ये तो हमें कार्य से ही पता चलेगा, वर्क से। अब पावर क्या है, पावर हमें ये बताता है कि वो कार्य जो हम करेंगे वो हम कितनी जल्दी से करेंगे, कितना ज़्यादा टाइम लेंगे, कितनी क्विकली करेंगे, हमारे कार्य करने का रेट क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें कौन सा बताता है, पावर। मतलब कि जैसे मानिए कि एक ऑब्जेक्ट हमारी यहाँ पर है, दूसरी ऑब्जेक्ट मतलब उसी को हमें ले जाके यहाँ पर रखना है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये क्या है, एक वर्क है। हम इसे यहाँ से यहाँ ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, ये किससे पता। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपनी एनर्जी निकालनी पड़ती है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ हम कितने जल्दी लेके चले जाएंगे, कितना क्विकली लेके जाएंगे, कितनी जल्दबाजी में लेके जाएंगे, ये हमें क्यों बताता है, पावर। तीनों में रिलेशन जो है वो यही इतना है,
ये हमें क्या बताता है, कितनी जल्दी से जाएंगे पावर, मतलब कार्य करने की दर क्या होगी, रेट क्या होगा कार्य करने का, वही हमें बताता है क्या, पावर। इसका फार्मूला क्या हो, वर्क डन अपॉन टाइम, रेट है इसलिए अपॉन टाइम कर दिया जाएगा, वर्क डन मतलब कार्य, कि टोटल कार्य इतना हुआ है, टाइम से डिवाइड करने के हमें पता चल जाएगा कि पर सेकंड कार्य कितना हो रहा है। ठीक, तो यूनिट हमारी अब क्या आ गई, यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन टाइम की यूनिट क्या रखते हैं, सेकंड, तो क्या आ जाएगा जे एस माइनस 1 जूल पर सेकंड। एस माइनस 1 वाला तो नीचे की कोई चीज रहती है क्या कहा जाता है इसे, डिनोमिनेटर में, तो वो ऊपर जाके एस माइनस 1 हो जाती है। ये इसकी क्या हो गई, एनर्जी। अब जैसे एनर्जी की डेफिनेशन में आपने देखा था, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब एनर्जी की यूनिट क्या आती थी, उसे हम लिख देते थे पास्कल, पास्कल लिखा जाता था ना पीए। तो उसी तरह से इसकी जो यूनिट है इसे लिखा जाता है वाट, WATT, इसमें लिखा जाता है वाट, WATT, और इसे लिखा जाता है कैपिटल W से, कैपिटल W से लिखा जाता है क्या, रेट, वाट। और वाट किसकी यूनिट है, पावर की, पावर की यूनिट, पावर का फार्मूला ये हो गया, यूनिट इसके जूल पर सेकंड होती है, लेकिन इसे एक अलग सा नाम दे दिया गया है, क्या नाम है वो, वाट। अब जैसे पास्कल यूनिट जब आई थी तो उसमें एक साइंटिस्ट थे हमारे सर ब्लेस पास्कल, तो उन्हीं के नाम पे उसको यूनिट को नाम क्या दे दिया गया था, पास्कल। तो उसी तरह से यहाँ पर आप इनका नाम भी बहुत सुने होंगे, जेम्स वाट। तो जेम्स वाट के ऑनर में, के ही सम्मान में पावर की यूनिट को क्या कह दिया जाता है, वाट, WATT। ठीक, तो वर्क डन हो गया, और उसके बाद में फिर राफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने बता दिया, उसके बाद पावर बता दिया, पावर में ये इतना है, इसका जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको चीज़ें फिर और क्लियर होंगी धीरे धीरे। इसमें दो चार आपके बुक में लिखे हुए हैं रिलेशन, संबंध लिखे हुए हैं, उनको बता दें, फिर हमारा आज का ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, 20-22 मिनट का लगभग बनेगा। ठीक, तो इसमें संबंध क्या है कि 1 किलोवाट में कितने वाट, ये एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं आपके, 1 मार्कर क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। तो जहाँ पर भी किलो आपको दिखा रहा है तो आप समझ जाइए किलो का मतलब होता है 1000, 1000 क्या हो जाएगा, वाट। ठीक, और फिर इसी को 2-3 तरीके से और लिख के बताए हैं, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार KW का मतलब होता है किलोवाट, और जैसे वाट है तो वाट को और कैसे लिखा जा सकता है, 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकंड, ये तीनों चीजें हमने यहाँ बताया, जूल पर सेकंड, वाट, W। एक और आप लिख दीजिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, एक हॉर्स पावर, सॉरी HORSE, हॉर्स वाली वही घोड़ा वाली स्पेलिंग, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 748 वाट। ये आपके पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। 748 वाट को 1 हॉर्स पावर कहा जाता है, हॉर्स पावर को HP लिखा जाता है, हॉर्स पावर। जैसे आप ट्रैक्टर में सुने होंगे या फिर आप उसमें ट्यूबवेल में सुने होंगे कि कितने हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है, तो जो हॉर्स पावर कहा जाता है उसका मतलब यही होता है कि 748 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि 748 वर्ग। अब 748 वर्ग क्या हुआ, तो वर्ग का मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ से लेके यहाँ जाना है, ये यहाँ से लेके यहाँ जाना है, तो वो 748 बार 1 सेकंड में लेके आ जा सकता है, उसे कहा जाता है कितना, ये कितनी पावर है उसके, 748 हॉर्स पावर, 748 वाट बराबर 1 हॉर्स पावर। तो पावर भी आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंप्लीट, और उसके बाद पावर कंप्लीट। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके अब इसमें एक चीज़ अभी और बचा हुआ है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। NCERT बुक आपके सामने रखे हुए हैं, उसे देख देख बता रहे हैं कि जाके कुछ छूटे ना, अगर कुछ भी कुछ छूट जाता है तो आप हमें लिंक में
बता सॉरी कमेंट में आप हमें बताइएगा, हमसे छूट जाएगा दोबारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो क्या बचा हुआ है लास्ट टॉपिक हमारा आज का, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब कॉमर्शियल क्या है? कॉमर्शियल का मतलब आप सब कॉमर्शियल बहुत बार शब्द यूज किए होंगे। कॉमर्शियल का मतलब होता है कि नॉर्मल जो है उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉमर्शियल। मतलब कि ज़्यादातर क्या यूज किया जाएगा, जो ज़्यादातर यूज किया जाएगा उसी को हम क्या कह देते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। और कॉमर्शियल यूनिट किसकी है? एनर्जी। कैसे हो जाएगी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में आपके कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें थोड़ा सा यही 2-3 लाइन लिखा है, वही का आपको करके बता दें। बस इसमें लिखा है 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट का मतलब कितना हुआ कि 1000 वाट, और 1 आवर का मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इसे ना लिखिए, ऐसा लिखते 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये कितना आ गया? 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। इसे जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36,00,00,00 वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड को क्या, और तब वाट को और क्या लिखा जा सकता है? जूल पर सेकेंड इंटू सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा इसमें, जूल में। तो ये भी एक हिसाब से क्या है, नाम इसका भले कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, लेकिन वास्तव में है क्या ये, वर्क। वर्क और एनर्जी की डेफिनेशन की यूनिट जो है दोनों की सेम ही होती है, जूल ही होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये एज ए वर्क भी काम कर सकता है, एज ए एनर्जी भी काम कर सकता है। एनर्जी देखने की केवल वजह ये इतनी है कि यहाँ पर हमने ये जूल पर सेकंड वाला लगाया हुआ है, पावर का फार्मूला किलोवाट वाला। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 36 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 6 जूल, या फिर और क्या लिख सकते हैं 3.6 डेसिबल को एक पॉइंट और इधर ले आए, जब एक सॉरी यहाँ पर 5 होगा, जब और इधर ले आएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये किसके बराबर है? 1 किलोवाट आवर के बराबर। ठीक, तो 1 किलोवाट आवर के ये सारे उसी को सॉल्व करके केवल ये बताया गया है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपको कुल मिलाकर यही इतनी है। अब इसको यूज कहाँ किया जाता है, तो इसमें लिखे हैं हाउस होल्ड्स में, इंडस्ट्रीज में एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन किलोवाट आवर। अब देखिए एक चीज़ और बताएं कि अभी जो किलोवाट आवर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, इसे जानते हैं क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है यूनिट। अब आप कहेंगे ये यूनिट क्या है? यूनिट इकाई वाली यूनिट नहीं है, बल्कि ये वो यूनिट है जो आप सुनते होंगे कि आपके घर में कितने यूनिट की बिजली आती है, कितने यूनिट की बिजली आती है, उसे कहा जाता है क्या, 1 किलोवाट आवर। जब 1 किलोवाट आवर रहेगा तो उसे क्या क्या कितना कहा जाएगा, 1 यूनिट। यूनिट इज इक्वल टू किलोवाट आवर, बट ये यूनिट बट ये यूनिट जो है वो इकाई वाली यूनिट नहीं है, बल्कि ये किलोवाट आवर के बराबर यूनिट है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, और अब अपने अगले लेक्चर में हम इसमें जितने फार्मूले से आपने आप तक पढ़े हैं उन सब का एक बार रिवीजन करा देंगे। रिवीजन कराने के बाद फिर जो पावर के इंटरेस्ट क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करा देंगे, और फिर हमारा जो है ये चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट्स के तौर पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें अपनी एक्सरसाइज जो है वो करनी होगी केवल बस। एक्सरसाइज में आपको कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 21 क्वेश्चंस का मतलब आप ये समझिए कि लगभग इसमें कितने लेक्चर्स बनेंगे, 3 लेक्चर्स बनेंगे। ठीक, तब तक के लिए टेक केयर, कीप ऑन लिसनिंग, थैंक यू। पढ़ते लिखते रहिए आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट।